गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे सारे बच्चे। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, जहां मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी बताती हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रिक से बताए जाते हैं और इजी लैंग्वेज में भी बताती हूँ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि ऊपर चला जाना, बहुत ज़्यादा पॉइंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। हम सभी को पता है कि जो हमारा H2O है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। अगर मैं उसी में कोई सोल्यूट मिला दूं, यानी कि मैं उसमें या तो NaCl ऐड कर दूं या फिर मैं उसमें शुगर ऐड कर दूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना है। इंक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है। ये सारी चीजें कहाँ पढ़ी जाती हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ी जाती हैं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है और एंजॉय करके पढ़ना है। सीरियस होके नहीं पढ़ना, एंजॉय के साथ पढ़ना है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पहले, इसकी डेफिनेशन से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम वो नोट करेंगे, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। आइए तो मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट इसका फर्स्ट है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्यों पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो इंक्रीज हो जाता है किसके साथ, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ। यह मैं शॉर्ट में लिखूंगी, नोट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगी। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द vapor pressure of liquid increase with increase of temperature, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ। क्यों? क्योंकि वेपर्स बनती चली जाती हैं। वेपर्स और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बीच में इक्विलिब्रियम लग जाता है, और जो उस इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो क्या है, उसका वेपर प्रेशर है। अगर हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं H2O में स्टीम उतनी ज़्यादा बनती है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाता है। इसी का सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, यानी कि जो हमारा वेपर प्रेशर है, या फिर अगर हम कहें वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेयर के, ATM के। एटमॉस्फेयर प्रेशर के वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रिपीट कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसी का एग्जाम्पल है, हम H2O ले लेते हैं। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में तो 100 डिग्री होता है, एंड 373.15 केल्विन होता है। केल्विन में कितना होता है, 373.15 होता है। ठीक है, आगे देखो। लेकिन
एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, लेकिन जो इसका वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पर वो कितना हो जाता है 1.013 बार हो जाता है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373.15 केल्विन है तो उसका वेपर प्रेशर उस टाइम कितना हो जाता है 1.013 बार हो जाता है। इसी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट। ये कल भी बताया गया था, जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं कहाँ, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज। यानी कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये शॉर्ट में ऐसे ही लिखे जाते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो जाता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, एक चीज घट रही है तो एक चीज बढ़ रही है। अब आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यहां लिख देती हूं, कोई एक टेम्परेचर हमारे पास T1 है और दूसरा T2 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा टीबी। या फिर हम मान सकते हैं कोई A है और कोई हमारे पास B है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें, TA हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है और एक हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा टीबी कहलाता है। रटना नहीं है, समझना है और एकदम फ्री माइंड होकर के पढ़ना है। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टी है, टी ग्रेटर देन होता है हमेशा से किसके, T0 B के। क्यों, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ना कि वेपर प्रेशर की। TB किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, और T0 भी किसका है, सॉल्वेंट का। यही चीज तो बता कर के आई हूं। सॉल्वेंट कैसा है, प्योर है। कैसा सॉल्वेंट है हमारा, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये जल्दी उबल जाता है एज अ कंपेयर टू सॉल्यूशन के। इसलिए टीबी ऑलवेज ग्रेटर देन होता है T0 B के। यहीं से निकल के आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस T0 B। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, बट मैंने वहाँ TA और TB ले रखा था, बात एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि जो हमारा डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है किसके, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, जो कि कल भी मैंने पढ़ाया था, P0 माइनस PS के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में जाने
तो जो हमारा डेल्टा टी बी है, एलिवेशन ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है किसके, एम के, यानी कि मोलल कंसंट्रेशन के। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, एम के। अगर मैं डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल को हटा दूं, क्या यूज करूंगी, के वी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बॉइलिंग चल रहा है, हम के भी यूज कर सकते हैं, आगे जाके उसको के बी में चेंज कर सकते हैं, और एम, यानी कि एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, मोलैलिटी का कोई जिक्र होता है या मोल कंसंट्रेशन का कोई जिक्र होता है, फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के होता है तो वो मोल कंसंट्रेशन के भी होता है, इनकी मोलल कंसंट्रेशन के भी होता है। एम यहाँ क्या है, हमारी मोलैलिटी, एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी, और के बी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। और हाँ, इस एम के आने से हम इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। लिख देती हूँ, एक नाम और होता है इसका, इसको हम एब्यूलोस्कोपिक भी बोलते हैं। IOS COPIC, कांस्टेंट, कांस्टेंट। हरियाणा बोर्ड में ये पूछा जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम ऑप्शन में भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट भी पूछी जाती है 1 मार्क्स में। यूनिट ऑफ के वी, यानी कि जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसकी यूनिट कितनी है, और इस बार पूछी गई थी। इसको इसके सफिक्स में लिखना बच्चे, के बी। के बी इक्वल टू क्या होता है, के जी मोल इनवर्स होता है, ये इसकी यूनिट आती है। आइए तब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। हम चलते हैं फिर से पीछे थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू lowering of वेपर प्रेशर। चाहते तो इससे पहले जो मैंने लिखा वहाँ भी डेरिवेशन हो सकता था, बट मैंने थोड़ा आगे बताया आप लोगों को, वो चीज़ फिर मुझे बाद में भी एक्सप्लेन करनी थी, तो इसलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी के, ये मैंने फिर बताया था। और डेल्टा पी डायरेक्टली किसके होता है, एन बी अपॉन एन ए के, एन बी अपॉन एन ए। डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन बी अपॉन एन ए के। इसका जो फॉर्मूला था कल की क्लास में बताया गया था, वेट अपॉन में M1 अपॉन में W1 इंटू M2, या इसको इधर लिख लो M2 इंटू W1। ये फॉर्मूला कल भी आया था। जो यहाँ M1 है, M1 मान सकते हो, MA भी मान सकते हो, WA W भी मान सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। MA यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, ये तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा W2 अपॉन में M2 इंटू W1, यानी कि एक फॉर्मूला तुम्हारा ये आया है।
प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो क्या आ सकता है, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी ले लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, इनटू W2 अपॉन में M2 इंटू W1। एक फॉर्मूला ये निकल करके आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर अब मैं इस M2 को मैं दूसरे डायरेक्शन में ले जाऊं, M2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, M2 तो इधर आ गया, फिर अब डेल्टा टी वी इसके नीचे चला जाएगा यहाँ, तो फॉर्मूला बनता है के बी इंटू W2 अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू W1। इस पर बेस्ड बच्चे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे। अब देखो, जहाँ हमारा के बी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू है के बी की। लेकिन जो हमारा W2 है, बुक में WB भी मिल सकता है, W2 अपॉन में M2, वो किसके इक्वल है, 1 मोल के। किसके इक्वल है, 1 मोल के। तो हमारा W1 किसके इक्वल है, 1 ग्राम के। W1 किसके इक्वल है, हमारा 1 ग्राम के इक्वल है। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे ये लिखा था W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1 मोल है, W1 इज इक्वल टू 1 ग्राम है। इफ़, यहाँ देखिए, इफ़ W2 अपॉन में M2 इज इक्वल टू क्या ले ले, 1 ले ले, इज इक्वल टू क्या ले, 1। तो यहाँ W1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000। देखिए WB अपॉन MB, यानी कि W2 अपॉन M2, आप यहाँ 2 ही ले लो क्योंकि हम स्टार्टिंग से 2 ही लिखते चले आ रहे हैं। W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या है, 1। तो हमारा W1 इज इक्वल टू किसके है, 1000 ग्राम के। इफ K अपॉन 1000 किसके इक्वल है बच्चे, के बी के इक्वल है। के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल फॉर्मूला बना लेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000, और तुम्हारा अपॉन में आ जाएगा M2 और इंटू W1। बेटा ये एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट का बच्चे फाइनल फॉर्मूला है। इसी पर बेस्ड क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। ग्राफ से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हमारा के बी है, के बी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। और यहीं लिख देती हूँ, पीछे लिख करके तो आ चुकी हूँ, डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के। फिर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के वी इंटू एम। और के वी हमारा क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, या फिर हमारा मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, इसका ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनता है। किसके बीच, टेम्परेचर एंड, टेम्परेचर भी केल्विन में है, और किसके बीच बनता है, वेपर प्रेशर के बीच बनता है। जो इसका ग्राफ आता है वो इसका ग्राफ ऐसे आता है प्योर सॉल्वेंट का, ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है। ऐसे भी बना सकते हैं हम इस ग्राफ को,
और इसके बाद में किसका बन जाएगा, सॉल्यूशन का बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। किसकी कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में। तो ये जो इसका कोई 1 ATM है, क्या है ये, 1 ATM प्रेशर है, 1 ATM है। ये इसको यहाँ क्रॉस करता है और इसको ये यहाँ क्रॉस करता है, ठीक है। ये जो है ये वाला ग्राफ, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है और ये जो है ये ग्राफ हमारा सॉल्यूशन का है। जब ये यहाँ क्रॉस करता है तो ये लाइन हमारी ऐसे खिंच के आती है। पहला किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट को हमने क्या मान रखा था, T0B, और सॉल्यूशन हमारा क्या है, TB। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। लेकिन जो हमारी NCERT में है वो ग्राफ कुछ ऐसा बना है, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, उसमें ग्राफ कुछ ऐसा सा बना रखा है, ऐसा बना रखा है, ऐसा सा, ठीक है। और इसको ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर रखा है। यहाँ इसका 1 ATM प्रेशर है, ये इसको यहाँ 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 इस पॉइंट पर काटता है और इसको इस पॉइंट पर काटता है ऐसे। तो ये इसका क्या हो गया, P0B, और ये इसका क्या हो गया, TB। क्या हो गया, ये T0B, ये क्या हो गया, TB। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा TB। ये क्या है, हमारा ग्राफ है। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जो TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। तो ग्राफ में देखो, आप खुद देखो। और T0B क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा ग्राफ। ये देखिए, ये NCERT की सेम कॉपी ये है, ये थोड़ा सा चेंज है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बता दे रही हूँ। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ H2O इन अ पैन at what temperature will H2O boil at 1.013 bar kb for H2O is 0.52 kg मोल इनवर्स। ये कहता है कि हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसको डिजोल्व किया जाता है 1 kg ऑफ H2O में। वट इज टेम्परेचर विल H2O बॉयल, यानी कि जब H2O को हम बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर कितना है, 1.013 बार है, और इसने हमें kb की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पानी उबल जाएगा इतने ATM, जहां उसका ATM की जो वैल्यू है यानी कि जो प्रेशर है वो कितना है, 1.013 है। आइए तब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में गलती हो रही होगी। ये कह रहा है कि ग्लूकोज जब 18 ग्राम दे दिया है ग्लूकोज, यानी कि मोल बनाने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू ग्राम में है, वैल्यू किस में है, ग्राम में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है वो 180 होता है, क्योंकि मोलिकुलर मास एटॉमिक मास से निकाला जाता है। मोलिकुलर मास निकालना मैंने जब नॉर्मेलिटी मोलरिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे वहां मैंने आपको बताए थे। इससे पहले मेरी वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में मैंने सारी शेयर कर रखी है, आप वहां जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोलिकुलर का मास कितना है ग्लूकोज का, 180 होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे मोल्स, किसके, ग्लूकोज के। वेट कितना है, 18 ग्राम, 18 अपॉन में क्या आ जाएगा, 180। इसे करते हैं तो आता है 0.1 मोल, 0.1 मोल।
इतने को कितने में डिसॉल्व करता है? 1 kg में। सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, ये दिया हुआ है 1 kg। यहाँ से निकल के हम मोलैलिटी देखें, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितने मोल आए हैं? 0.1 मोल। तो मोलैलिटी कितनी होती है ग्लूकोज की? 0.1 मोल है। जहाँ मोलैलिटी का जिक्र आ गया है यानी कि फॉर्मूला लगेगा जो मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी के। तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, ये फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी वी हमने फाइंड आउट करना है, के वी की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 0.52, मोलैलिटी भी तुम लोगों के पास है 0.01। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 0.052 केल्विन। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया था? टेम्परेचर पूछा गया है, कितने पर जाकर के वो बॉइल्ड हो जाएगा। इतना तो यहाँ निकल के आया है, लेकिन जो टेम्परेचर बॉइल्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 373.15 के। तो ये तो पूछा इसने हमसे, यही तो पूछ रहा कितने पर जाकर के उबलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 373.15 प्लस 0.052 जो कि अभी यहाँ निकल करके आया है। इसको ऐड कर देते हैं तो कितना टेम्परेचर आ जाता है? 373.202 केल्विन आ जाता है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं जिसकी मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है इसे शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं और जो भी कोई मेरी वीडियो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। और इसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर कर रखा है और हर वीडियो के साथ मैं लिंक को शेयर कर देती हूँ। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।